Hello, good morning students. In the last period we had learned about the written sources. Before that we had learned about the material sources. Today we are going to learn about the oral sources. As we know that there are three types of sources for understanding the history. Literary, which is written sources, material sources and oral sources. So under the heading of oral sources there are 8 points are there. Folk songs, povada, folk tales, inspirational song, narration, fair and jalsa, rhythmic prose, interviews. So we will going to learn about the inspirational songs today. जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये जो इंस्पिरेशनल सॉन्ग था ये ब्रिटिश कालीन था। जब हमारे ऊपर ब्रिटिशों का राज चल रहा था उस समय पर इस तरीके के इंस्पिरेशनल सॉन्ग लिखे जाते थे, क्योंकि लोगों में एक इंस्पिरेशन, जो क्रांतिकारी भाई थे उनमें एक इंस्पिरेशन तैयार हो देश के फ्रीडम के प्रति। इस वजह से इस तरीके के सॉन्ग लिखकर उनको इंस्पायर करने का काम होता था। अब इस इंस्पिरेशनल सॉन्ग से भी हमको उस समय के एग्जैक्ट इवेंट्स के बारे में, उस समय के कंडीशंस के बारे में, पॉलिटिकल जो पॉलिसीज रन होती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में, ये सारी चर्चाएं हमको ऐसे सॉन्ग से समझ में आती है। तो ये पहला इंस्पिरेशनल सॉन्ग है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है तो कितना बाजुए कातिल में है। इस तरीके के सॉन्ग से एक प्रकार की उस समय की जो रियल कंडीशन चल रही थी वो हिस्ट्री के बारे में जानने में हमको हेल्प होती है। इसके बाद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा, मोहम्मद इकबाल ने लिखा वाला एक सॉन्ग है जिसमें हमारे पूरे हिंदुस्तान की एक प्रकार से पूरी जानकारी उसमें एक लाइन में दी गई है, और यूनिटी की जो भावना है वो उसको जगाने के लिए ये सॉन्ग बहुत इंस्पायर हुआ था उस समय पर। तो ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो उस समय पर लिखे गए, कुछ बाद में पब्लिश हुए और कुछ मेमोराइज होते थे रेवोल्यूशनरीज की तरफ से। तो इस तरीके के जो इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स है इसको हम एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री देख सकते हैं, विच इज इंक्लूडेड इनटू द ओरल सोर्सेस। देन पोवाडा। पोवाडा एक सॉन्ग का ही टाइप होता है जिसमें इवेंट्स और वर्क ऑफ अ पर्सन इट्स नरेटेड। एक पोवाडा एक सॉन्ग का टाइप होता है जिसमें एक इवेंट को एक तो सॉन्ग की तरह पेश किया जाता है या किसी पर्सन्स के वर्क के बारे में उसमें बताया जाता है। तो इस तरीके के कुछ पोवाड़ा महात्मा फुले जी ने उस समय पर बनाए थे, शिवाजी महाराज के वालर के ऊपर, उनके पूरी युद्ध कलाओं के ऊपर, उनके लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारे इंसिडेंट्स है, बहुत सारे युद्ध है उसके समय पर उन्होंने ये पोवाड़ा लिखे थे महात्मा फुले जी ने। सो अगर हम इन पोवाड़ास को डिटेल में सुनते हैं तो हमको उस समय की जो कंडीशन रही होगी, जो भी इवेंट के बारे में पोवाड़ा लिखा गया है उसके बारे में पूरी जानकारी हमको हासिल होती है। देयरफॉर पोवाड़ा आल्सो नोन एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड इट इज इंक्लूडेड इनटू द ओरल सोर्सेस। पोवाड़ा को बैलेट्स भी कहा जाता है। पोवाड़ा इज मराठी वर्ड, इट्स बैलेट्स इज इंग्लिश सब्स्टिट्यूट फॉर पोवाड़ा। उसके बाद फोटोग्राफ्स, रिकॉर्डिंग्स एंड फिल्म्स, ये सारे के सारे ऑडियो विजुअल सोर्सेस से रिलेटेड चीजें हैं। फोटोग्राफ्स हो गए, रिकॉर्डिंग्स हो गया, फिल्म्स हो गए। फोटोग्राफ, रिकॉर्डिंग और फिल्म ये 20th सेंचुरी में आए वाले कुछ टेक्निकली जो इन्वेंटेड जो चीजें हुई थी उसके बाद ये चीजों को हम एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री समझ सकते हैं फॉर द मॉडर्न। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न हिस्ट्री यू कैन यूज दिस सोर्सेस, फोटोग्राफ, रिकॉर्डिंग एंड फिल्म। अब फोटोग्राफ की अगर बात करें हम तो फोटोग्राफ बहुत ही ट्रस्टवर्दी और रिलायबल सोर्स होता है। अगर आप देखते हो पहले फोटोग्राफ का इन्वेंशन होने के पहले, ये टेक्निक का इन्वेंशन होने के पहले पेंटिंग हुआ करती थी, बट पेंटिंग को उतना रिलायबल सोर्स नहीं समझ सकते कि पेंटिंग एक इमेजिनरी सोर्स होता है, उसमें वो ट्रस्टवर्दी पना नहीं आता जो फोटोग्राफ में होता है। एक टोटल डिटेल्स फोटोग्राफ में आपको देखने को मिल सकती है। उस समय का अटायर क्या था, क्या कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, इवेंट क्या चल रही थी, आसपास का माहौल कैसा था, ईच एंड एवरीथिंग इज come in that photograph. Therefore we can see photograph as a reliable source for understanding the history of modern era. That photograph also, अगर आपको क्विट इंडिया मूवमेंट का कोई फोटोग्राफ मिलता है या 50th अगस्त को जब आपको फ्रीडम मिली थी दिल्ली में, उस समय के भी बहुत सारे फोटोग्राफ म्यूजियम्स में या जहाँ पर भी आपको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आपको मिल जाएंगे। तो आपको उस फोटोग्राफ्स को देखकर आप उसके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हो कि ये सही है, ये रियल है, क्योंकि फोटोग्राफ्स ये रियल कंडीशन को दर्शाता है। देयरफॉर इट्स अ रिलायबल सोर्सेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री। रिकॉर्डिंग
उसके आगे की टेक्निक, फोटोग्राफ्स के बाद की आई वाली टेक्निक है, जिसमें एग्जैक्टली उस समय जो कंडीशन हुई थी या जो भी स्पीचेस हुए थे, जैसे बहुत सारे ग्रेट रेवोल्यूशनरीज थे, सुभाष चंद्र बोस थे, इनके जो स्पीचेस हुए थे, ये स्पीचेस भी इसमें इन्वॉल्व है। ये स्पीचेस उन्होंने उस समय की जो कंडीशंस थी, ब्रिटिश के जो रूल्स थे, ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी, उसको देखकर पूरे इंडिया के लोगों को इकट्ठा करने के लिए जगह जगह पर इन्होंने स्पीचेस दिए थे। तो अगर हम उस स्पीचेस को सुनते हैं तो उस समय की पूरी जानकारी हमको मिलती है, उस समय की हिस्ट्री समझने में हमको हेल्प होती है। देयरफॉर रिकॉर्डिंग आल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न हिस्ट्री। एंड द वेरी लास्ट, फिल्म ऑडियो विजुअल सोर्स है, जिसमें आपको चित्र दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, जिसकी शुरुआत दादा साहेब फाल्के ने 1913 में की थी। नाइनटीन 1913 में पहली बार हिंदुस्तान में फिल्म प्रदर्शित हुई थी और इसकी शुरुआत दादा साहेब फाल्के ने की थी। तो ये टेक्निक जब इंडिया में आई तो इसका यूज एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री हम कर सकते हैं कि उस समय की जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, 1942 की दांडी यात्रा हो, 1930 की, ये सारी फिल्म आप अगर देखते हो, अगर आपको कहीं से अवेलेबल होती है, आर्काइव डिपार्टमेंट में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर आप वहाँ से इसको कलेक्ट करते हो या आप इसको पूरी तरीके से देखते हो तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन वहाँ से आपको देखने को समझ में आ सकती है और उसको आप पूरा उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि वो ऑडियो विजुअल है, आपके सामने दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है। सो दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ ओरल सोर्सेस: इंस्पिरेशनल सॉन्ग, पोवाडास, फोटोग्राफ, रिकॉर्डिंग एंड फिल्म। अब इसमें कंक्लूजन क्या निकलता है, इस लेसन के एंड में कंक्लूजन क्या निकलता है कि as we know that there are three types of histories. The Indian history is divided into three parts: ancient history, medieval history and modern history. तो modern history का जो ये एरा है या इससे जो रिलेटेड जो सोर्सेस है, ये बहुत ही रिलायबल है, मॉडर्न है, साइंटिफिकली प्रूवन है। इस वजह से ये सोर्सेस हमको बहुत ज़्यादा यूज होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री समझने के लिए। अगर हम मेडिवल हिस्ट्री में थोड़ा झाँकते हैं या एंशिएंट हिस्ट्री में जो भी झाँकते हैं, उससे जो हमें जो सोर्सेस मिले हैं या जिस सोर्सेस से हम हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं, अगर उससे कंपेयर करते हैं हम इसको, तो मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी सोर्सेस है ये ज़्यादा आपको रिलायबल दिखेंगे। सो इन दिस चैप्टर वी हैड लर्न अबाउट द material sources, written sources and oral sources. I hope you understand the lesson properly. These are the sources which are very useful for understanding the modern era. We will discuss about the Europe and India in the next chapter. Till then, goodbye.